तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और NCERT क्लास 12 जैसा कि हम पिछला क्लास में चैप्टर 1 का डिस्कस कर चुके हैं, 3 क्लास हो चुका है। और अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा तो जा करके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो क्लास 12 का हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अगला क्लास लेकर, ठीक है। पहला चैप्टर में हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और दूसरा अध्याय में आज हम देखेंगे एक दल का प्रभुत्व, ठीक है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर। लेकिन अभी समस्याएं कुछ और थी, है ना। एक दल के प्रभुत्व के दौर के पहले कुछ और भी समस्याएं हम बात करेंगे, और वो समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाता है ना। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ के तत्कालीनवाद कुछ और भी चुनौतियाँ आती है, जैसे कि लोकतंत्र स्थापित करने की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, सबकी महत्वाकांक्षा एक जगह सेंटर पर थी कि सबको चाहिए अधिकार, है ना। सबको अधिकार चाहिए, तो अधिकार सबको कब मिलेगा, जब एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, है ना। तो सबको अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार पर ही मिल सकता था। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करने में चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि भारत की आबादी 3 करोड़ थी। उसके बाद हम पहला अध्याय में देख चुके हैं कि किस प्रकार से भारत जो है विभाजन की समस्या को विभाजन की समस्या को झेलता है भारत। विभाजन की समस्या के बाद भारत जो है वो 565 देशी रियासत को एक करने में दूसरा सफलता प्राप्त करता है। तीसरा जो है राज्यों का पुनर्गठन करता है ना। ये सब तो काम हो चुका था, लेकिन अभी एक बहुत उससे भी बड़ी चुनौतियां थी कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कैसे कराना है, फिर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो किस प्रकार से शासन प्रशासन को चलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी, हम देखेंगे इसका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। तो भारत की जिस समय आज़ादी हुई थी उसी समय कई और देश को भी स्वतंत्रता मिला था। तो उस देश में शासन सत्ता किस प्रकार से संचालित हो रहा था। तो कुछ देश जो है ना वो सोचें कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग उपनिवेश से आज़ाद हुए हैं, और अगर हम अपनी जनता को खुली छूट दे देंगे तो हो सकता है अराजकता का माहौल आ जाए, और अराजकता के कारण हमारा देश जो है अव्यवस्था की स्थिति में फंस जाए। कहीं न कहीं ये मानना भी सत्य था। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे देश में जो है अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, है ना। भारत के समय आज़ाद हुआ था, तो जैसे कुछ देश जो है राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते हुए एक दलीय प्रभुत्व को अपनाया, है ना। एक दलीय प्रभुत्व को अपनाया, जैसे चीन वगैरह। चीन एक दलीय प्रभुत्व को, रूस में एक दलीय प्रभुत्व को अपनाया गया। किसी देश में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया, कहीं का नेता अपने हाथ में सत्ता चला रहे हैं, एक व्यक्ति अपने हाथ में पूरा संपूर्ण देश की बागडोर ले चुका था। जैसे अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो वहाँ राजतंत्र कुछ समय तक कायम रहता है। वो इस कारण ताकि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहे और अव्यवस्था की स्थिति न फैले, और धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करें, है ना। ये सोच करके एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ली गई थी, ठीक है। कहीं पर सेना शासन संभाल रही थी। तो इस प्रकार का शासन व्यवस्था विश्व में चल रही थी, लेकिन भारत इससे अलग था थोड़ा। भारत का ज़्यादातर लोगों का मत यही था कि भारत में डायरेक्ट हमारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की, ठीक है। वो इस रूप में इस कारण था कि जितना जगह पर एक दलीय प्रभुत्व था वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। एक दल का प्रभुत्व का जहाँ दौर हो रही थी वहाँ एकांतर सरकार की स्थापना हो रही थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ तत्व की अवहेलना की जाती थी, और वहीं एक नेता के हाथ में जहाँ सत्ता थी वहाँ कहीं कहीं तानाशाही रवैया अपना लिया जाता था, और जब वो एक नेता की मृत्यु होती थी और देश अव्यवस्था में फंस जाती थी। तो इस प्रकार की समस्या आ रही थी, और कहीं जहाँ सेना सत्ता संभाल रही थी वहाँ का भी व्यवस्था वैसे ही अस्त व्यस्त हो चुका था। भारत विश्व से भी सीख ले रहा था। संपूर्ण विश्व में जो शासन प्रशासन इस प्रकार का लागू था, भारत इससे भी सीख ले रहा था। भारत सोच रहा था कि हम जो स्थापना करेंगे वो लोकतंत्र की ही स्थापना करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो संपूर्ण विश्व के परिदृश्य को देखते हुए भारत आज़ादी के बाद लोकतंत्र को तवज्जो देना शुरू करता है। अब लोकतंत्र को तवज्जो देने में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही थी, भारत में आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थिति क्या थी, है ना। तो चुनौतियां इस प्रकार की थी कि सांस्कृतिक विविधता का देश है भारत। बताए थे कि उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं तो कई भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर विविधता देखने को मिलता है, और सभी लोगों को अपना
स्वतंत्र मांग था, सभी को अपना विशेष अधिकार की मांग थी, उत्तर से दक्षिण भारत तक में। बताए थे कि उस दिन हम राज्य पुनर्गठन हो रहा था तो तेलुगु भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, मराठी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, कहीं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बनाने की मांग उठ रही थी तो वही दक्षिण भारत के लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार की समस्या चल रही थी। सांस्कृतिक विविधता को लेकर के लोकतांत्रिक स्थापना करने में समस्याएं आ रही थी। सामाजिक विचारधारा का टकराव हो रहा था उत्तर से दक्षिण भारत तक के, है ना, जहाँ दो धर्म और संप्रदाय एक दूसरे के प्रति कट्टर हो चुके थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, काहे कि एक नया देश का भी निर्माण हो चुका था। यहाँ भी कुछ अल्पसंख्यक थे, 12% करीब करीब मुस्लिम यहाँ भी थे, उनके भी अधिकार की यहाँ रक्षा करनी थी। उसके बाद वर्गीय आकांक्षा भी थी, जैसे सब उच्च वर्ग के लोगों को, समाज के उच्च वर्ग के लोगों के अपने अलग मंशा थी कि हमारे भी अधिकार बने रहे, और निम्न वर्ग के लोग जो थे वो चाहते थे कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। राजा और देसी रियासत के रजवाड़े जो चाहते थे कि हमारा अधिकार न छीने। उसके बाद जनहित को भी ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र की स्थापना को भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए चलना है, सबके हित का ख्याल रखना है। तो इतनी सारी समस्या को, यानी कि इतनी सारी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र को स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। ठीक है, उसके बाद संविधान निर्माण हो चुका था, और संविधान निर्माण से पूर्व अंतरिम सरकार द्वारा भारत में शासन चलाया जा रहा था। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? मतलब अंतिम जो शासन की स्थापना होगी ना, उससे पहले, अंतिम से पहले को अंतरिम बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में शासन सत्ता चेंज हो रहा था तो ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में शासन सत्ता आ रहा था, तो भारतीयों के हाथ में पूर्णतः शासन आने से पहले का जो शासन संचालन के लिए जो व्यवस्था बनाया गया था वही थी अंतरिम सरकार। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था और अभी तक अंतरिम सरकार के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा था, वो चाहे विभाजन के समय हो या फिर राज्य पुनर्गठन तो आगे चल करके आता है, तब तक चुनाव प्रणाली हो जाती है। तो अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, अंतरिम सरकार के माध्यम से शासन चलाया जा रहा था। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो चुका था। बना तो था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था। और भारतीय लोग और राजनीतिक नेता दोनों चाह रहे थे यह भारत जो है वो किस अनुकूल शासन चलना चाहिए, तो संविधान के अनुकूल शासन चलना चाहिए। तो संविधान के अनुकूल शासन कब चलेगा? सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुआ। तो लोकतंत्र की स्थापना मतलब सबसे पहले जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में आएंगे। तो कब आएंगे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि? जब चुनाव प्रणाली होगी तो सबसे पहला आएगा हमारा काम निकल करके कि हमारा चुनाव प्रणाली की स्थापना करना, है ना, चुनाव प्रणाली की स्थापना करना। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का हम परिचय देख लिए, अब देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव प्रणाली की स्थापना कैसे होगी और शुरुआत में उनको क्या क्या समस्या मिलती है और उस समस्या को किस प्रकार से समाधान किया जाता है। अब भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मजबूत नींव किस प्रकार से चुनाव प्रणाली रखेगी। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी, शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है लोकतंत्र में, एक दलीय प्रभुत्व का दौर चलता है कुछ समय तक। तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार से अपना भूमिका अदा करता है वो हम देखेंगे। उसका विपक्षी दलों की भूमिका जो है वो आगे चल करके निकल करके आएगी। 15 साल कंटिन्यू कांग्रेस का प्रभुत्व रहेगा, उसके बाद विपक्षी दलों की भूमिका निकल करके आएगी। तो किस प्रकार से ये 15 साल में जो है वो विपक्षी दलों की भूमिका किस प्रकार से रहती है, 15 साल के बाद जो है विपक्षी दलों की भूमिका किस प्रकार से बढ़ते जाती है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। अब हम आते हैं आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो और चुनाव आयोग की स्थापना सबसे पहले इससे होगी, और चुनाव आयोग की स्थापना जो होती है 1950 में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो सुकुमार सेन को बनाया जाता है। ठीक है, अब चुनाव आयोग को लेकर के क्या क्या समस्याएं आएगी और किस प्रकार से चुनाव आयोग काम करेगा। तो देखिए, हम इस पहला क्लास को हम इतना पार्ट में हम तोड़ चुके हैं। ठीक है, 5 पार्ट में हम तोड़े हैं, तो आज के क्लास में हम यही 5 पर डिस्कस करेंगे। पहला है चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां, समस्याएं क्या क्या आएगी वो देखेंगे। दूसरा है चुनाव आयोग द्वारा समाधान, मतलब उन समस्याओं को चुनाव आयोग कैसे निपटेगा। और इस पर तीसरा स्टेप में देखेंगे भारतीय
आम चुनाव पर कुछ लोगों का वक्तव्य, मतलब विदेशियों का भी वक्तव्य आता है कि बचकानी हरकत है, बेवकूफ़ी है, भारत कभी लोकतंत्र में सफल नहीं होगा, इस प्रकार के इतना लोगों को चुनाव कराना संभव है ही नहीं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो इस प्रकार का वक्तव्य आता है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद चुनाव किस प्रकार से संचालन होता है और चुनाव सफलता के बाद किस प्रकार के वही वक्तव्य में बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए हम एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे चुनाव आयोग के सामने आने वाली चुनौतियां। ठीक है, देखिए चुनौतियां ऐसी समस्या को कहते हैं जिसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां बहुत सारी आ रही थी शुरुआत समय में, है ना। जैसे भारत में जनसंख्या ज़्यादा थी, है ना, अत्यधिक जनसंख्या थी, 30 करोड़ आबादी थी और 30 करोड़ आबादी में 17 करोड़ जो हैं वो वोट देने वाले लोग थे, यानी कि वयस्क लोग थे, है ना। भारत की आबादी 30 करोड़ थी और 17 करोड़ वोट देने वाले थे, यानी कि भारत की विशाल जनसंख्या को वोट दिलाना सबसे बड़ी चुनौती था शुरुआत में। और वो विशाल जनसंख्या की आबादी 30 करोड़ थी और उसमें से 17 करोड़ लोगों को वोट देने वाले वयस्क लोग उपलब्ध थे। अब इनके लिए मतदाता सूची जारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतदाता सूची में होता क्या था, जैसे पुरुषों का नाम तो स्पष्ट लिखा हुआ रहता था, लेकिन महिलाओं के नाम में शुरुआत समय में भारतीय संस्कृति में महिलाओं का नाम उनके पुरुषों के नाम से जाना जाते थे, है ना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दिखाता है यहाँ भारतीय समाज, जहाँ जब स्त्री का शादी नहीं होता है तो फलना की बेटी एक चिलना की बेटी के नाम से जानी जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी बहू उसकी बीवी के नाम से जानी जाती है। तो उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन में, यानी कि जब शुरुआत में बना था वोटर आईडी जो बना था, मतदाता पत्र बना था, उसमें भी उसी प्रकार का नाम दर्ज था महिलाओं का नाम जो दर्ज था वो अपने पति, पिता, ठीक है, पति और पिता के नाम पर दर्ज, इनकी बेटी उनकी बहू ऐसे करके। अब इस प्रकार से चुनाव कराना एक और बड़ी समस्या थी। भारत की साक्षरता दर महज उस समय 15% थी, यानी कि इतना लोग अनपढ़ थे, तो और भी समस्या थी। मतलब समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी इसके सामने। अब आगे चल करके मतदाता सूची के बाद परिसीमन का निर्धारण करना एक और समस्या थी। परिसीमन का निर्धारण करना, परिसीमन का निर्धारण, और परिसीमन क्या होता है, तो चुनावी क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत बड़ी समस्या थी। चुनावी क्षेत्र का निर्धारण करना कि किस आधार पर हम चुनावी क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, है ना। तो कितने लोगों की जनसंख्या पर एक चुनावी क्षेत्र का हम निर्धारण करें, जैसे वर्तमान समय में है ना। तो इस प्रकार की समस्या आ रही थी। और उसके बाद करीब देखेंगे तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही बार कराना था, तो करीब 3200 विधायक चुने जाने थे और देखा जाए तो 489 सांसद चुने जाने थे। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, 489 लोगों का चुनाव करवाना, 489 सांसदों का और 3200 विधायकों का चुनाव कराना। तो ये सारी समस्याएं थी। अब इसका समाधान किस प्रकार से निकालती है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, चुनाव आयोग इसका समाधान किस प्रकार से निकालेगी, इन समस्याओं का चुनाव आयोग समाधान निकालती है और हमारा चुनाव प्रथम बार जो है वो सफल होता है। ठीक है, तो पहला हम देख लिए थे, अब दूसरा हम देखेंगे चुनाव आयोग द्वारा समाधान। चुनाव आयोग द्वारा समाधान। ठीक है, तो सबसे पहले 17 करोड़ लोगों को अभी तुरंत लिखाए हैं
17 करोड़ लोगों को यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सबको मतदाता पत्र जारी किया गया, यानी कि 17 करोड़ लोगों को मतदाता पत्र मिला। ठीक है, मतदाता पत्र जारी किया गया, यानी कि वोटर आईडी जारी किया गया 17 करोड़ लोगों को। उसके बाद जो है इसमें से कई लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। अधिकारी व कर्मचारी को प्रशिक्षित किया गया कि किस प्रकार से वोट दिलाना है, प्रशिक्षित किया गया। अब ये अलाने की बीवी और फलाने की बेटी को हटा करके महिलाओं का स्पष्ट नाम का उल्लेख किया गया था कि चुनाव आयोग इस बात को नहीं मानी, जैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार जब दिया जा रहा है तो उनका स्पष्ट नाम होना चाहिए, कहाँ पे, मतदाता पत्र पे। ठीक है, तो महिलाओं के नाम का स्पष्ट वर्णन मतदाता पत्र में किया गया। ठीक है, ये तो था इससे जुड़ा हुआ, है ना। परिसीमन का भी निर्धारण हो चुका था, 3200 विधायक के लिए उम्मीदवार भी आ चुके थे। ठीक है, ये हो गया चुनाव आयोग के समाधान। अब देखेंगे चुनाव आयोग के समाधान के बाद प्रथम आम चुनाव में कुछ लोगों का वक्तव्य किस प्रकार का था, है ना। तो थोड़ा सा हम किताब उठा लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको जाकर के आप लोग अगर बुक लेकर के साथ में बैठे होंगे तो इसको एक बार पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस प्रकार से प्रथम चुनाव का आयोजन किया गया था। देखिए एक नीचे से बॉक्स में दिया हुआ है, हम कुछ लाइन पढ़ते हैं। पदाधिकारियों ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयां किया। तो अधिकारी जो है वो बयां करते हैं, वो हम कंटिन्यू पढ़ते चले जाते हैं। हर एक मतपेटी के भीतर बाहर संबंध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था, मतलब प्रत्येक पेटी के भीतर और बाहर दोनों जगह चुनाव चिन्ह अंकित करना था। मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय नाम पर क्षेत्रीय भाषा के आधार पर और भी नाम लिखना था। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र, मतदान केंद्र की संख्या भी दर्ज करनी थी कि वो जो है बॉक्स जो है स्टील का बॉक्स एक रहता था और वो स्टील का बॉक्स जो है वो कहाँ किस चुनाव क्षेत्र से आया है हमारे पास, है ना। उसके बाद उम्मीदवार के अंकित ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतलब जो अधिकारी थे वो दस्तखत करके उसको वेरीफाई करते थे बॉक्स को, ये अधिकारी इसको वेरीफाई कर दिए, अब ये मतदाता पत्र जो है, मतदाता पेटी जो है वो चुनाव के लिए जा सकती है। ठीक है, मतपेटी के ढक्कन को जब चुनाव हो जाता था तो उसके ढक्कन को तार के सहारे बांधा जाता था और इसी तरह मुहरबंद लगाना था। तार से बांध करके और जहाँ से तार को बांधना है वहाँ पर एक मुहर लगा देना, ताकि अगर तार खुले तो पता चल जाए मुहर टूटा हुआ रहे। ठीक है, चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी के पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ा जाता था, है ना। तो सबसे पहले उसको रगड़ा जाता था और वो बता रहे हैं कि 5 घंटे लगातार काम करने के बाद यह काम पूरा हुआ, वो रगड़ने वाला काम। और बताते हैं कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी रहते हैं वो कहते हैं इसमें मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी, है ना। देखिए किस प्रकार से चुनाव जो है भारत में चुनाव कराने में लोग संलग्न थे। अब देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है वॉलेट पत्र का, है ना। इस पर भारत में, इसी के आधार पर भारत में 13 वर्ष तक चुनाव हुआ। ठीक है, तीसरा चुनाव से लेकर के 13वां चुनाव तक इसी पर चुनाव होता है। ठीक है, अब कुछ वक्तव्य है वो देखेंगे कि किस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, है ना। तो देखेंगे यहाँ कि आइगर जेनिंग्स नामक एक पत्रिका में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार सफल रहा, है ना। मतलब बताते हैं, एक आइगर जेनिंग्स एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को पता चल जाएगा कि मताधिकार जो है भारत में 30 करोड़ लोगों को चुनाव में शामिल करके उसको मताधिकार दिलाना एक बचकाना हरकत है, जो इस प्रकार का वक्तव्य वो देते हैं। उसके बाद इंडियन सर्विस के एक अधिकारी भी बोलते हैं कि एक बेहूदगी नौटंकी है,
है ना। इंडियन सिविल सर्विस के उसमें एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो बोलते हैं इतना लोगों को चुनाव कराना बेहूद की नौटंकी है एक प्रकार से, है ना। लेकिन चुनाव कराया गया। 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ और चुनाव के बाद इनका वक्तव्य सीधे विपरीत हो गया। ठीक है, चुनाव के बाद इनका वक्तव्य सीधे विपरीत हो गया और वक्तव्य चेंज हो करके देखिए यही लोग क्या वक्तव्य देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का वक्तव्य था कि उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया गया जो लोग कहते थे इस सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर भारत में वोट नहीं दिया जा सकता है। फिर एक और वक्तव्य है हिंदुस्तान टाइम का। यह बात हर जगह मानी जाने लगी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया, है ना। तो देखिए रातों रात वक्तव्य कैसे चेंज होता है। एक वक्तव्य ऐसे ही नमक सत्याग्रह में दिखता है, एक वक्तव्य गांधी जी का नमक सत्याग्रह में दिखता है, जहां गांधी जी जब नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं तो एक ब्रिटिश पत्रिका में लिखा जाता है कि मरियल सा पतला सा बूढ़ा पैदल यात्रा करने निकला है, 4 कदम चलेगा नहीं कि पसर जाएगा जमीन पर। ठीक है, और जब गांधी जी दांडी तट पर पहुंचने वाले रहते हैं, वहां जब नमक बना करके वहां वैसे रास्ते में ही उस पत्रिका का वक्तव्य चेंज होता चला जा रहा है। ये गांधी जी के साथ उधूम मचता जा रहा है और लोगों का जनसैलाब उभरता जा रहा है। और गांधी जी जब नमक कानून को तोड़ेंगे तो उस पत्रिका का ही वक्तव्य उल्टेगा और कहेगा कि एक वृद्ध व्यक्ति या फिर लाठी के सहारे एक भारतीय जो है ब्रिटिश सरकार की नींव हिला करके रख दी। देखिए तो मीडिया जो है अपना वक्तव्य से किस प्रकार से पलट जाता है जो क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए हम चुनाव आयोग के समाधान देख लिए, चुनाव आयोग द्वारा क्या समाधान किए जाते हैं। उसके बाद हम देखें भारतीय और कुछ आम लोगों द्वारा वो वक्तव्य क्या दिया गया और उसके बाद चुनाव की सफलता के बाद वो वक्तव्य किस प्रकार से चेंज हो जाता है ना। फिर चुनावी क्रिया देखें, चुनावी क्रिया में हम देखें ठीक है, चुनावी क्रिया में कहा जाता है कि प्रत्येक लगभग सभी सीट पर 4 व्यक्ति खड़े हुए थे, है ना। 4 व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, 4 व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे सभी सीट पर, है ना। जब परिणाम जब आता है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि जो वोट हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है ना। और उसका चुनावी क्रिया में किस चीज़ का प्रयोग होता है तो बैलेट पेपर का उपयोग होता है। और बैलेट पेपर का उपयोग कितना वर्ष तक होता है तो तीसरा आम चुनाव से 13वीं आम चुनाव तक होती है बैलेट पेपर पर मतदान, है ना। उसके बाद आने वाले समय में वीवीपैट यानी कि सबसे पहले ईवीएम आता है। ठीक है, तो ईवीएम आता है और ईवीएम जो है 2004 से ईवीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा संपूर्ण भारत में चुनाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चुनावी क्रिया था किस प्रकार से दिया गया तो 4 व्यक्ति प्रत्येक जगह खड़े हुए थे। परिणाम जो था वो सभी लोग स्वीकार किए थे। बैलेट पत्र पर चुनाव होता था। बैलेट पत्र पर सभी चुनाव जो मतदाता होते थे सबका नाम देख रहे होंगे, इसमें अंकित किया हुआ रहता था। इस प्रकार से पत्र होता था। क्या इसमें 1 2 3 3 4 इस प्रकार से व्यक्ति होते थे। इधर से चुनाव चिन्ह होता था और जिस पर हमको जिताना रहता था उसको हम मुहर लगा देते थे। जैसे हमको इसको जिताना है तो इस पर जो है हम अपना मुहर लगा देते थे और उसको मोड़ करके इसको बक्सा में डाल देते थे। तो इस प्रकार का बैलेट पेपर आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो ये हम नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप हमारे क्लास कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत जल्द हम ये चैप्टर को कवर कर लेंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही था। और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो 15 साल तक मतलब संपूर्ण प्रभुत्व में रहती है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दल का प्रभुत्व रहता है। अब विपक्ष का स्थिति क्या रहेगा उस समय, आने वाले समय में विपक्ष की स्थिति क्या रहेगा वो हम ध्यान देंगे, है ना। तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विपक्ष की नीति क्या होती है वो देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे क्लास में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे इस संपूर्ण चैप्टर को और उसके बाद संपूर्ण बुक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।